नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की इस लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का ये लेक्चर नंबर 76 है। इसमें हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध है उसके बारे में पूरी जानकारी इस लेक्चर सीरीज़ में दी जाएगी। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्र राज्य संबंध ये चैप्टर हमारा चल रहा है। हम ऑलरेडी केंद्र राज्य के बीच में विधायी संबंध क्या होते हैं वो हम चर्चा कर चुके हैं। केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध क्या होते हैं वो भी हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंध क्या है वो हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से आर्टिकल 268 से 293 तक देखा जाएगा। तो शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि संविधान के भाग 12 में इसका जिक्र है। संविधान का भाग 12 जो है वो आर्टिकल 264 से 300A तक है। लेकिन जो केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध की बात की गई है उसमें मुख्यतः आर्टिकल 268 से 293 तक है। उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंध। जिस प्रकार हमने केंद्र राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध क्या थे, विधायी संबंध क्या थे वो पढ़े हैं, वैसे ही हम केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंध क्या है वो पढ़ेंगे। देखिए, भारत में केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध क्या हैं, इन्हें अच्छे से समझने के लिए हम दो आधारों में विभाजित करते हैं। पहला है केंद्र राज्य के बीच में कराधान शक्तियों का विभाजन और दूसरा है केंद्र राज्य के बीच में राजस्व का वितरण। जैसा कि आप जानते हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध की बात हो रही है, मतलब पैसों से ही संबंधित कोई मामला होगा ना। तो इन्हें पढ़ने के लिए ये दो अगर पॉइंट हम अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको एहसास हो जाएगा कि हमारे केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध क्या है। पहला, ये केंद्र और राज्य के बीच में कराधान शक्तियों का विभाजन। इसमें मुख्यतः आप ये देखेंगे कि केंद्र और राज्य दोनों को कौन कौन से ऐसे टैक्स सौंपे गए हैं जिन पर ये कानून बना सकते हैं। अर्थात केंद्र के पास कौन से टैक्स लगाने का अधिकार है और राज्यों के पास कौन कौन से टैक्स लगाने का अधिकार है। तो ये मुख्यतः आप देखेंगे। उसके बाद इन टैक्सों से जो पैसा इकट्ठा होता है, जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है या बोला जाए राजस्व इकट्ठा होता है, वो किस में बटेगा, केंद्र को कितना मिलेगा, राज्य को कितना मिलेगा, वो हम चर्चा करेंगे। केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का वितरण। तो सबसे पहले चर्चा कही जाती है केंद्र और राज्य के बीच में कराधान शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेशन पावर। लेकिन उस सबसे पहले आपको आर्टिकल 265 अच्छे से समझना पड़ेगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 265 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है। इसमें यही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई टैक्स लगाना है या केंद्र को लगाना है या राज्य को लगाना है तो वो विधि के तहत ही लगा सकते हैं। अर्थात केंद्र को अगर कोई टैक्स लगाना है तो संसद में कानून पास होना चाहिए उसके लिए, या राज्यों को अगर कोई टैक्स लगाना है तो राज्य विधानमंडल में वो कानून पास होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो केंद्र की कार्यपालिका है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए कोई टैक्स लगा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई टैक्स लगाना है या कोई टैक्स इंडिया में लागू है तब वो विधि के तहत ही होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए कोई कानून पास होना चाहिए। एक नोट लिख लीजिएगा, जो आर्टिकल 265 है ये टैक्स की बात कर रहा है, ना कि शुल्क और अर्थदंड की बात नहीं कर रहा है। शुल्क अलग होता है, टैक्स अलग होता है। जैसे आप ताजमहल देखने जाते हैं तो वहाँ पे आपसे शुल्क लिया जा सकता है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये टैक्स है। तो शुल्क हो या अर्थदंड हो, इसके लिए कानून पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कार्यपालिका अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे लागू कर सकती है। अर्थदंड का मतलब जैसे कहीं पब्लिक प्लेस पे लिखा है कि इस पब्लिक प्लेस पर थूकने पे आपको 500 रुपये का जुर्माना हो जाएगा या सिगरेट पीने पे 500 का जुर्माना हो जाएगा। तो भले ही संसद ने या राज्य विधानमंडल ने कोई कानून पास किया हो या ना किया हो, अगर कार्यपालिका ने ये अर्थदंड लगाया है तो ये मान्य होगा, इसे टैक्स नहीं समझा जाएगा।
अर्थात इसे आर्टिकल 265 के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो शुल्क, अर्थदंड ये डिफरेंट होते हैं, जबकि कर अलग होता है। आर्टिकल 265 टैक्स की बात करता है केवल, कि टैक्स के लिए संसद में कोई कानून पास होना चाहिए या राज्य विधानमंडल में कोई कानून पास होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची है, 12 अनुसूचियाँ आपको पढ़ाया था। जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की बात की गई है। संघ सूची में ऐसे विषय शामिल थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है, जबकि राज्य सूची में ऐसे विषय शामिल थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को दिया गया है। तो संघ सूची में जितने भी टोटल विषय थे, नंबर वाइज देखा जाए तो 97 विषय थे। इनमें कुछ विषय ऐसे थे जो टैक्स से संबंधित थे। तो वर्तमान में संघ सूची में 13 विषय ऐसे हैं जो टैक्स से संबंधित हैं, और राज्य सूची की बात की जाए तो 20 विषय ऐसे हैं जो टैक्स से संबंधित हैं। तो संघ सूची के इन 13 विषयों पर जो 13 टैक्स हैं, 13 प्रकार के जो टैक्स हैं जो संघ सूची में आते हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया है, अर्थात इन टैक्सों को लागू करने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। जबकि राज्य सूची में 20 टैक्स ऐसे हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है, और समवर्ती सूची में जो टैक्स होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को दिया गया है, केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया है। तो देखते हैं कि केंद्र या संघ सूची के जो बहुत महत्वपूर्ण टैक्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो हम अपनी आयकर देते हैं वो किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय, अर्थात केंद्र सरकार इनकम टैक्स लगाती है। सीमा शुल्क, निगम कर अर्थात कॉरपोरेशन टैक्स, स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, और समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर जो टैक्स है वो भी संघ सूची के कर हैं। और इसी तरीके से टोटल 13 ऐसे टैक्स हैं जो संघ सूची में आते हैं। उसी प्रकार राज्य सूची के जो महत्वपूर्ण टैक्स हैं, जैसे शराब, अफीम, गांजा आदि पर जो उत्पाद शुल्क लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, और विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर जो कर लगता है, और टोल टैक्स, ये सभी राज्य सूची के कर हैं। इसी प्रकार टोटल 20 टैक्स ऐसे हैं जो राज्य सूची के हैं। एक बात समझने वाली है, भले ही राज्य सूची में टैक्सों की संख्या अधिक है, लेकिन राज्य सूची के जितने भी टैक्स हैं इनसे जो पैसा इकट्ठा होता है, जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, वो बहुत ही कम होता है संघ सूची की तुलना में। जो संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं, जो टैक्स वाले विषय हैं, इनसे बहुत ज़्यादा इनकम होती है केंद्र सरकार को। जैसे इनकम टैक्स, सीमा शुल्क, निगम कर, स्टाम्प शुल्क, इनसे बहुत ज़्यादा इनकम होती है। जबकि राज्य सूची में जो टैक्स दिए गए बहुत छोटे छोटे टैक्स दिए गए हैं, इनसे रेवेन्यू बहुत ही कम इकट्ठा हो पाता है। अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि कुछ ऐसे भी तो टैक्स हो सकते हैं जो ना संघ सूची में शामिल हो, ना राज्य सूची में शामिल हो, ना समवर्ती सूची में शामिल हो। तब उन पर टैक्स लगाने का अधिकार किसको दिया जाएगा, अर्थात उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया जाएगा? तो ये संसद को अधिकार दिया गया है। तो ये अवशिष्ट शक्तियों में आता है, अवशिष्ट शक्तियों में आता है ये। तो ऐसे टैक्स जो ना केंद्र सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में शामिल हो, तो वो अवशिष्ट शक्तियों में आता है, और संसद को ये अधिकार दिया गया है। और संसद ने इसका इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे टैक्स लगाए भी हैं, जैसे उपहार कर, संपदा कर और व्यय कर। जैसा कि हमने आपको बताया कि राज्य सूची में जितने विषय शामिल है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। भले ही राज्य को अधिकार दे दिया गया है, लेकिन कुछ बाउंडेशन भी है, कुछ पाबंदियां भी हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। 4 आर्टिकल आपको याद रखने हैं कि जो राज्यों की कर निर्धारण शक्ति पर पाबंदियां लगाता है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो आर्टिकल 276 है। आर्टिकल 276 में ये कहा गया है कि राज्य विधानमंडल, जो राज्य की जो विधानमंडल है, वो व्यवसाय, व्यापार और रोजगार पर टैक्स तो लगा सकती है, लेकिन एक व्यक्ति पर 2500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक वो टैक्स नहीं लगा सकती है। तो ये आर्टिकल 276 में बाउंडेशन लगाई गई है। ठीक है।
जैसे व्यवसाय, व्यापार और रोजगार पर जो टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों को दिया गया, क्योंकि राज्य सूची का विषय है ये। लेकिन पाबंदी क्या है कि एक व्यक्ति पर 2500 प्रति वर्ष से अधिक वो टैक्स नहीं लगा सकती है। उसके बाद दूसरी बाउंडेशन आर्टिकल 286 में है। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य की जो विधानमंडल है वो समाचार पत्रों के अतिरिक्त जो शेष वस्तुएं हैं उन पर क्रय विक्रय कर लगा सकती है, लेकिन इस संबंध में कुछ सीमाएं हैं। आर्टिकल 286 में ये कहा गया है कि जो राज्य की विधानमंडल है वो वस्तुओं पर क्रय विक्रय कर तो लगा सकती है, लेकिन कुछ सीमाएं हैं उन वस्तुओं में समाचार पत्रों को छोड़कर। इसमें सीमाएं क्या हैं कि राज्य के बाहर होने वाले क्रय विक्रय पर कर आरोपित नहीं किया जा सकता। मतलब राज्य के अंदर कोई क्रय विक्रय हो रहा है उस पर तो टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन उस राज्य के बाहर जो क्रय विक्रय हो रहा है उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। पहली बाउंड्री तो ये होगी बाउंडेशन। और दूसरी जो सीमा है ये कहा गया है कि यदि किसी वस्तु का भारत के द्वारा अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा आयात या निर्यात हो रहा हो उस पर भी राज्य टैक्स नहीं लगा सकती। मतलब कोई चीज़ बाहर से भारत मंगवा रहा है या भारत से कोई चीज़ बाहर जा रही है उस पर भी टैक्स लगाने का अधिकार राज्य को नहीं दिया गया है। और तीसरा, यदि संसद ने किसी वस्तु को विधि द्वारा अर्थात कानून बनाकर अंतर्राज्यीय व्यापार में विशेष महत्व की वस्तु घोषित किया है तो भी राज्य उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। मतलब संसद ने एक कानून बना दिया कि ये भाई वस्तु है, इसका अगर अंतर्राज्यीय जो व्यापार होगा अर्थात 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में व्यापार होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है तो इस पर टैक्स नहीं लगाएगी कोई भी राज्य, इस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो टैक्स नहीं लगा सकते हैं राज्य इस पर। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो तीसरी बाउंडेशन है आर्टिकल 287 में कहा गया है। इसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य की जो विधानमंडल है वो बिजली की बिक्री व उसके उपभोग पर टैक्स तो लगा सकती है, लेकिन ऐसी बिजली की बिक्री और उपभोग पर टैक्स नहीं लगा सकती जो केंद्र सरकार के द्वारा उपभोग की जाने वाली हो या केंद्र को बेची जाने वाली हो। और दूसरा, जो रेलवे के किसी रख रखाव कार्य में उपभोग की जा रही हो या रेलवे का जहाँ निर्माण हो रहा है, जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे जो बिजली की खपत हो रही है वहाँ की जो बिजली खपत है उन पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 287 में ये कहा गया है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा या रेलवे के लिए जो बिजली का उपयोग हो रहा है उस पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य को नहीं है। और आखिरी जो बाउंडेशन है वो आर्टिकल 288 में कही गई है। इसमें ये कहा गया है कि यदि संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के विकास के लिए प्राधिकरण की स्थापना करती है, प्राधिकरण मतलब एक टाइप की अथॉरिटी, एक अथॉरिटी की स्थापना करती है, एक अथॉरिटी का गठन करती है जो किसी नदी या नदी घाटी के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर वो अथॉरिटी जो है जो जिसका गठन किया गया है संसद के द्वारा वो जल या जल विद्युत का संचालन, उत्पादन, उपभोग, वितरण या विक्रय करता है तो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उस पर टैक्स तो लगा सकेगा, लेकिन ऐसी विधि तभी प्रभावी मानी जाएगी जब राष्ट्रपति उसको अनुमति दे दें। जब तक राष्ट्रपति उसको अनुमति नहीं देते तब तक वो प्रभावी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं कोई नदी है 2-3 राज्यों में बह रही है और संसद ने कानून बनाकर कुछ लोगों की टीम एक स्थापित की है, उनको ये जिम्मा दिया गया है कि इस नदी का आप विकास कीजिए, जो मन में आए उस तरीके से इसका विकास कीजिए। तो जिसे ये पावर दी गई है उसे प्राधिकरण कहा जा रहा है। अगर वो उससे बिजली उत्पन्न करते हैं या नदियों को जो पानी है वो सिंचाई के रूप में उसका उपयोग करते हैं, किसी भी तरीके से उपयोग करते हैं, उनका मेन उद्देश्य विकास करना है, तो इस सिलसिले में अगर राज्य चाहे तो राज्य उन पर टैक्स तो लगा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। अब आपने ये पढ़ लिया केंद्र और राज्य के बीच कराधान शक्तियों का विभाजन, अर्थात
कौन से टैक्स किसे लगाने का अधिकार है, क्या बाउंडेशन है, सब आपको मालूम पड़ गया। अब जो टैक्स लगाए गए हैं उन टैक्स से पैसा भी इकट्ठा होगा। जो संघ सूची के जो टैक्स हैं उन पर टैक्स लगाने का अधिकार तो केंद्र को दिया गया है, तो उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ क्या वो केवल केंद्र सरकार का हो जाएगा, या राज्य सूची में जो टैक्स हैं जिस पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ क्या वो सारा पैसा राज्यों का हो जाएगा। तो वो हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का वितरण, किस प्रकार से उस रेवेन्यू को, उस राजस्व को बांटा जाएगा केंद्र और राज्य के बीच में। ये कुछ आर्टिकल के माध्यम से आपको पढ़ने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, सिंपल सी बात है, संघ सूची आपको बताया था और राज्य सूची। और राज्य सूची के अंतर्गत जितने टैक्स थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है, उनसे जो भी पैसा इकट्ठा होगा, उन टैक्सों से जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा, वो सारा का सारा राज्यों को मिल जाएगा। ये तो सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी टैक्स हैं, जितने भी कर हैं, जिन्हें लगाने का अधिकार तो राज्यों को दिया गया है और उन्हें खर्च करने का अधिकार भी राज्यों को ही दे दिया गया है, अर्थात वो सारा पैसा राज्यों को मिल जाएगा। लेकिन संघ सूची में, जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया, संघ सूची में ऐसे टैक्स थे जिनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है, तो वो केवल केंद्र का नहीं होगा, उसे केंद्र और राज्य दोनों में बांटा जाएगा। वो किस प्रकार से बांटा जाएगा वो कुछ आर्टिकल के माध्यम से आपको पढ़ना है। तो पहला फंडा आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी टैक्स हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। उसके साथ ही जो पैसा इकट्ठा होगा वो भी खर्च करने का अधिकार, उसको भी यूज़ करने का अधिकार राज्यों को ही दिया गया है। लेकिन संघ सूची में 13 टैक्स ऐसे थे ना, टोटल 13 टैक्स वर्तमान में ऐसे हैं जिन पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र को है, लेकिन जो पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जो रेवेन्यू या राजस्व इकट्ठा हो जाएगा, वो केवल केंद्र का नहीं होगा, उसे राज्यों को भी देना पड़ेगा। वो किस प्रकार से देना पड़ेगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो 80वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2000 में हुआ था, सन 2000 में हुआ था। सन 2000 के पहले आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि संघ सूची के अंतर्गत केवल 2 टैक्स ऐसे थे जो केंद्र और राज्यों के बीच में बांटे जाते थे। अर्थात टोटल संघ सूची में जितने भी टैक्स थे उसका पूरा का पूरा रेवेन्यू केंद्र का हो जाता था, केवल 2 टैक्सों को छोड़कर। कौन कौन से टैक्स? इनकम टैक्स से जो आय हुई है और एक्साइज ड्यूटी अर्थात उत्पाद शुल्क से जो पैसा इकट्ठा हुआ है, यही 2 टैक्स केंद्र और राज्य के बीच में बांटे जाते थे। और जबकि इसके अलावा जितने भी टैक्स संघ सूची के थे उनसे जो पैसा इकट्ठा होता था वो पूरा का पूरा केंद्र ले लेती थी। लेकिन 80वां संविधान संशोधन 2000 में जो हुआ, इसने पूरी कहानी पलट दी है। इसने क्या किया है, 80वां संविधान संशोधन के बाद अब आर्टिकल 268, 269 आप पढ़ेंगे। आर्टिकल 268 और 269 में जो टैक्स का जिक्र किया गया है, और इसके अलावा आर्टिकल 271 में जो अधिभार सरचार्ज का जिक्र किया गया है, आगे पढ़ेंगे आपको क्लियर होगा। इन तीनों आर्टिकल को छोड़कर संघ सूची के सभी करों के राजस्व को केंद्र और राज्यों में बांटा जाएगा। होप समझ में आ गया होगा। 80वां संविधान संशोधन 2000 होने के बाद, सन 2000 होने के बाद केवल 3 आर्टिकल में ऐसे टैक्स मतलब का जिक्र है। इन तीनों आर्टिकल को छोड़कर बाकी जितने भी टैक्स बनते हैं उनको अब केंद्र और राज्य दोनों में बांटा जाएगा। अभी आर्टिकल 268, 269, 271 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप देखो लगभग थोड़े बहुत टैक्सों को छोड़कर बाकी संघ सूची के सभी टैक्सों से आया हुआ पैसा केंद्र और राज्य में बांटा जाएगा। अब राज्यों की भी बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि पहले उन्हें केवल 2 ही केंद्र सूची के ऐसे टैक्स थे जिनका पैसा मिलता था, लेकिन अब बहुत सारा उनको पैसा मिलने वाला है। ठीक है। इसके अलावा 88वां संविधान संशोधन भी हुआ, सन 2003 में हुआ। इसमें ये चेंजेस किए गए कि आर्टिकल 268A जोड़ दिया गया है, आर्टिकल 260A जोड़ दिया गया है।
सेवा कर के रूप में जोड़ा गया था, सर्विस टैक्स। हालांकि 101वां जो संविधान संशोधन हुआ है, जो 2016 में हुआ है, जिसमें जीएसटी जोड़ा गया है ना, तो उसके माध्यम से आर्टिकल 268A को हटा दिया गया है। ठीक है, 2003 में आर्टिकल 268A जोड़ा गया था, लेकिन 2016 में जब 101वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें जीएसटी को इंक्लूड किया गया है, उसके माध्यम से आर्टिकल 268A को हटा दिया गया है। अब जो सेवा कर था, जो स्पेशली जोड़ा गया था 88वें संविधान संशोधन के तहत, इसको हटा दिया गया है। एक एक करके अभी आर्टिकल को हम पढ़ेंगे, समझ में आएगा आपको। अब बात करते हैं कि वर्तमान में संघ सूची के विभिन्न करों से प्राप्त राजस्व का वितरण निम्न प्रकार से किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, चलिए देखते हैं। देखिए, लेटेस्ट वीडियो है, जीएसटी भी इसमें इंक्लूड है। लास्ट में जीएसटी के बारे में जो पॉलिटिकल तरीके से आपको जो बातें जाननी चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल 268 है। आर्टिकल 268 में ये कहा गया है कि केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा एकत्रित तथा प्रयोग किए जाने वाले करों की चर्चा इस अनुच्छेद में की गई है। मतलब संघ सूची के अंतर्गत जितने भी टैक्स हैं उनमें कुछ टैक्स ऐसे हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा तो सभी टैक्स लगाए जाते हैं, जो संघ सूची में जितने भी टैक्स हैं सभी केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन राज्यों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और उसका प्रयोग भी राज्य करते हैं। इस प्रकार के टैक्सों की जो चर्चा है आर्टिकल 268 में की गई है। और ये 2 टैक्स हैं, कौन से? स्टाम्प शुल्क और औषधियों और प्रसाधन उत्पादों में लिया जाने वाला उत्पाद शुल्क। औषधियों आप समझ गए हैं, प्रसाधन मतलब जो टॉयलेट से रिलेटेड जो उत्पाद हैं उन पर जो उत्पाद शुल्क लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी लग रही है। और इसके अलावा जो स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी जो लग रही है, तो ये ऐसे टैक्स हैं जिनको लगाएगा तो केंद्र सरकार, ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन इसे इकट्ठा कौन करेगा? राज्य सरकार इकट्ठा करेगी, राज्य इकट्ठा करेंगे। और इस पैसों का प्रयोग, इन करों का जो रेवेन्यू होगा वो भी, उसका उपयोग भी कौन करेंगे? राज्य ही करेंगे। तो समझ में आ गया आपको? लगाएगा केंद्र सरकार, इकट्ठा करेगा राज्य सरकार और उसे खर्चेगा भी राज्य सरकार। तो ऐसे टैक्स आर्टिकल 268 में जिक्र किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 268A जो कि 88वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था तब जोड़ा गया था, अब इसे हटा दिया गया। वर्तमान में ये आर्टिकल नहीं है, फिर भी आपको जानना जरूरी है कि क्या था ये। इसमें ऐसे टैक्स की बात की गई थी कि जो केंद्र के द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है, और केंद्र और राज्य के द्वारा एकत्रित किया जाएगा और इसका प्रयोग भी केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे। तो वो कौन सा टैक्स था? सेवा कर था, सर्विस टैक्स था, जो कि अभी वर्तमान में इसे हटा दिया गया है जीएसटी के आने से। क्योंकि जीएसटी आप जान ही गए हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। उसके अलावा आर्टिकल 269 में ऐसे टैक्स की बात की गई है जो कि केंद्र के द्वारा लगाया जाएगा और एकत्रित भी केंद्र के द्वारा किया जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा जो रेवेन्यू है वो राज्यों को सौंप दिया जाएगा। इस प्रकार के टैक्सों की जो बात है आर्टिकल 269 में की गई है। ये कौन कौन से टैक्स हैं? वस्तुओं के अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान होने वाले जो क्रय विक्रय पर टैक्स लगता है वो इकट्ठा केंद्र सरकार के द्वारा होगा और लगाएगा भी केंद्र सरकार, लेकिन जो पैसा आएगा वो पूरा राज्यों को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा माल या सामान के अंतर्राज्यीय व्यापार के पारेषण पर जो टैक्स लगता है उसको भी केंद्र सरकार लगाएगा और इकट्ठा करेगा, लेकिन राज्यों को सौंप देगा। मतलब कि कोई भी सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उस पर जो टैक्स लगता है वो भी केंद्र सरकार ही लगाती है, केंद्र सरकार ही इकट्ठा करती है, लेकिन राज्यों को सौंप दिया जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 270 में इस प्रकार के टैक्सों की बात की गई है जो कि केंद्र के द्वारा लगाए जाने वाले हैं और केंद्र के द्वारा इकट्ठा किए जाने वाले हैं, लेकिन उन्हें केंद्र और राज्यों में बांटा जाता है। तो जो मेन
जो मुख्य रूप से जो टैक्स हैं संघ सूची के अंतर्गत, वो आर्टिकल 270 के ही हैं। ठीक है, संघ सूची के जो महत्वपूर्ण और ज़्यादातर ऐसे टैक्स हैं जिनको एकत्रित केंद्र करेगी, लेकिन उनको राज्य और केंद्र दोनों में बांट दिया जाता है, जिनका जिक्र आर्टिकल 270 में किया गया है। आपको मालूम ही होगा जो 80वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ था, इससे पहले केवल 2 ही टैक्स ऐसे थे संघ सूची के, आयकर और उत्पाद शुल्क। यही 2 केंद्र और राज्य के बीच में बांटे जाते थे, लेकिन कुछ टैक्सों को छोड़कर अब सभी टैक्स, लगभग केंद्र सूची के सभी टैक्स, कुछ टैक्सों को छोड़कर केंद्र सूची के सभी टैक्स राज्य और केंद्र दोनों में बांटे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं आर्टिकल 270 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्टिकल 270 में जितने भी टैक्स बताए गए हैं, ये सभी टैक्सों से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो केंद्र राज्य में दोनों में बांट दिया जाता है। और यही जो टैक्स हैं महत्वपूर्ण टैक्स हैं, और ज़्यादातर जो केंद्र सूची के टैक्स हैं वो 270 से ही संबंधित हैं, आर्टिकल 270 से ही संबंधित हैं। ऑलरेडी आपको बताया था आर्टिकल 268 जो आप पढ़ चुके हैं, जिनमें केंद्र टैक्स लगाएगा लेकिन इकट्ठा राज्य करेगा, खर्च भी राज्य करेगा, तो सारा पैसा राज्य के हाथ में आ रहा है इस प्रकार के टैक्सों को छोड़कर। और आर्टिकल 269 आपको बताया था, 269 में इस पे टैक्स थे जिसे केंद्र लगाएगा और केंद्र ही इकट्ठा करेगा, लेकिन राज्यों को सौंप दिया जाएगा, तो ये भी केंद्र को नहीं मिल रहा है। अब बात करेंगे आर्टिकल 271। तो आर्टिकल 271 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 269 और 270 में जिन करों का उल्लेख किया गया है, उन करों पर संसद अधिभार लगाकर वृद्धि कर सकती है, और उस वृद्धि से जो प्राप्त राशि होगी वह भारत की संचित निधि में जमा होगी, अर्थात केंद्र सरकार को वो मिलेगी। मतलब आर्टिकल 269 और 270 के तहत जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उन पर अधिभार भी लगाया जा सकता है, अर्थात सरचार्ज लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे आर्टिकल 269 या 270 में कोई टैक्स है जिसमें ये कहा गया है कि इस चीज़ पर 10% का टैक्स लगेगा, तो आर्टिकल 271 जो हम पढ़ रहे हैं इसमें ये कहा गया है कि संसद अगर चाहे तो उन टैक्सों पर अधिभार लगा सकती है, कह सकती है कि 1% या 2% एक्स्ट्रा जो टैक्स लगा दिया गया है, तो उस एक्स्ट्रा के कारण जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो सारा का सारा पैसा केंद्र को मिल जाएगा, अर्थात भारत की संचित निधि में जमा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ पर पहले 10% का टैक्स लगता था, जिससे 10 रुपये कर वसूल होते थे, 10 रुपये का राजस्व वसूल होता था, लेकिन संसद ने इस पर अधिभार लगा दिया 12%, तो अब कितना हो रहा है, अब इस पर 12 रुपये हो रहे हैं, तो 2 रुपये जो एक्स्ट्रा मतलब इकट्ठा हुए हैं ये केंद्र सरकार को मिल जाएंगे, अर्थात भारत की संचित निधि में जमा हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 270 में ये कहा गया था कि आर्टिकल 271, 269 और 268 ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं, इनमें जो टैक्स की बात की गई है इनको छोड़कर बाकी सभी टैक्सों से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो केंद्र और राज्य दोनों में बांट दिया जाएगा। मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा अगर आप अच्छे से इसको पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो 80वां संविधान संशोधन तो आपको ज़रूर याद रखना है, सन 2000 में हुआ था। ठीक है, इसी ने पूरी जो पिक्चर है वो पलट दी है। हाँ, ये भी जान लीजिए महत्वपूर्ण है कि जो 80वां संविधान संशोधन हुआ था वो 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर हुआ था। अभी वित्त आयोग आगे पढ़ेंगे आप, वित्त आयोग जो 10वां वित्त आयोग था उसी की सिफारिश पर ये 80वां संविधान संशोधन हुआ था। जैसा कि आर्टिकल 270 में ये कहा गया है ना कि जो रेवेन्यू होगा केंद्र और राज्य दोनों में बांटा जाएगा, तो वो कितना कितना बांटा जाएगा वो कौन बताता है, वो वित्त आयोग बताता है, वित्त आयोग निर्धारित करता है। और वित्त आयोग की बात आर्टिकल 280 में की गई है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। तो ये था आपका कि जो राजस्व हो किस किस प्रकार से बटेगा। लेकिन केंद्र राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध में एक और टॉपिक आपको जानना जरूरी है कि राज्यों को सहायता अनुदान,
ग्रांट्स इन एड टू स्टेट, मतलब राज्यों को सहायता अनुदान, ये टॉपिक भी आपको जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार राज्यों को सहायता अनुदान भी दे सकती है। समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर राज्यों की सहायता कर सकती है। तो ये अनुदान दो प्रकार के होते हैं, विधिक अनुदान जिसकी बात आर्टिकल 275 में की गई है, और दूसरा विवेकाधीन अनुदान जिसकी बात आर्टिकल 282 में की गई है। विधिक अनुदान का मतलब क्या है? तो आर्टिकल 275 के अंतर्गत संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो भारत की जो संचित निधि है उससे राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान कर सकती है। क्यों करेगी भाई? मतलब मान लीजिए कि किसी राज्य में कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उससे निपटने के लिए राज्य को पैसे चाहिए होंगे, तो केंद्र सरकार उसे सहायता कर सकती है। और ऐसी और जैसे कोई मौका आ गया, मान लीजिए कि जो कोई राज्य है उस राज्य में बाढ़ आ गई है या भूकंप आ गया है, तो वो राज्य का बहुत नुकसान हुआ है, तो उसका विकास करने के लिए उसे उस नुकसान से उबारने के लिए केंद्र सरकार उसकी मदद कर सकती है। इसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति है ना, कई राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों का कल्याण करने के लिए कुछ योजनाएं बनाएं, तो उस योजना का विकास करने के लिए, उस योजना को पूरा सक्सेस करने के लिए राज्यों की मदद कर सकती है केंद्र सरकार। ठीक है, और ये मदद कितनी होगी ये वित्त आयोग बताएगा। वित्त आयोग, ठीक है, अभी वित्त आयोग आप आगे आप पढ़ेंगे तो वित्त आयोग निर्धारित करेगा कि हाँ आप इस राज्य को इतने पैसे दीजिए। और दूसरा सहायता होती है विवेकाधीन अनुदान, जिसकी बात आर्टिकल 282 में की गई है। नाम से ही पता लग रहा है, तो ये इस प्रकार का ये अनुदान होता है जिसमें अगर केंद्र को राज्य की मदद करनी है तो वो अपने विवेक से सोचे, अपने दिमाग से सोचे कि हाँ इस राज्य को मदद देनी है या नहीं देनी है। उसके लिए जो केंद्र है वो बाध्यकारी नहीं है, वो केंद्र के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि हाँ वो उसकी मदद करे ही करे। जैसे विधिक अनुदान में मदद करनी ही पड़ती है, वित्त आयोग ने कह दिया, लेकिन विवेकाधीन अनुदान में वो केंद्र जो है वो राज्यों की मदद करने से इनकार भी कर सकता है, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ये निर्णय ले सकता है। हाँ ये भी याद रखिए, तो जो विवेकाधीन अनुदान देने का जो अधिकार केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी है। अगर राज्य भी चाहे तो अपने किसी पड़ोसी राज्य या किसी 2-3 राज्यों की मदद कर सकता है अगर वो चाहे। तो ये था केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंध, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं 101वां जो संविधान संशोधन हुआ है सन 2016 में, जिसमें जीएसटी जोड़ दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं, पॉलिटिकल एंगल से जाननी ज़रूरी हैं। हालांकि इकोनॉमिक्स में ये डिटेल में आप पढ़ते ही हैं, लेकिन हमारे भारतीय संविधान के नज़रिए से जितनी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि संविधान में 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, इसके माध्यम से गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जोड़ा गया। तो ये क्या है? यह अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची में जितने भी टैक्स थे उनमें 2 प्रकार के टैक्स थे, एक डायरेक्ट टैक्स था और एक इनडायरेक्ट टैक्स था। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स है जिसे आप सरकार को डायरेक्ट पे करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स थे। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे जिसे सरकार को डायरेक्ट आप नहीं पे करते हैं, किसी के माध्यम से पे करते हैं। तो कोई भी वस्तु पहले आप खरीदते थे पहले, तो उस पर देखते थे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे। तो उनमें सुधार करने के उद्देश्य से गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लाया गया है कि सभी अप्रत्यक्ष जो कर थे उनको सुधारने के लिए अब अलग अलग स्टेज पे टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, अब एक ही टैक्स देना पड़ रहा है जिसे जीएसटी कहा जा रहा है, ठीक है। तो यह एक देश एक कर के विचार पर आधारित है। अब 3 प्रकार के टैक्स आए हैं, जीएसटी के जुड़ने से 3 प्रकार के टैक्स आए हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ये 2 मुख्यतः हैं जो आप बार बार देखते रहते हैं, कोई चीज़ खरीद के लाते हैं उसमें देखते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा होता है। सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी स्टेट जीएसटी। मान लीजिए कोई चीज़ आप
100 रुपये खरीद के लाए हैं, उस पर 18 रुपये का आपने GST पे किया है, तो उसमें 9 रुपये जो होगा वो CGST होगा और 9 रुपये जो होगा वो SGST होगा। मतलब ये 9 रुपये केंद्र सरकार को चला जाएगा और ये 9 रुपये राज्य को चला जाएगा। अब IGST क्या है? अब कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जिसका व्यापार होता है, अर्थात अंतर्राज्यीय व्यापार होता है। अब उन पर जो टैक्स लगता है उसे IGST कहा जाता है, इंटीग्रेटेड GST कहा जाता है। अब जो 101वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत GST काउंसिल भी जोड़ा गया है, अर्थात कहा जाए GST परिषद। GST परिषद का गठन कब हुआ? 101वां संविधान संशोधन के तहत ही हुआ। अब इस काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं इस काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। और इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं? भारत के सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री होंगे वो इसके सदस्य हो जाएंगे। GST काउंसिल का कार्य क्या होता है आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे GST से संबंधित जितने भी निर्णय होंगे वो GST काउंसिल के द्वारा ही लिए जाएंगे। जैसे GST की दर कितनी होनी चाहिए और GST की दर जो है समय समय पर बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, या उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, या कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जिसे GST से हटा देनी चाहिए, ये सभी निर्णय GST काउंसिल करती हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे संविधान में क्या क्या मुख्यतः बदलाव हुए, जो प्रमुख बदलाव हुए हैं GST के कारण, वो क्या क्या हुए हैं वो हम देखते हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आर्टिकल 269A है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 269A एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया है IGST के रूप में, IGST का जिक्र जिसमें किया गया है। इसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि जो अंतर्राज्यीय व्यापार है, अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान IGST लगेगा और इसे भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा और भारत सरकार ही इसे इकट्ठा करेगी और इस टैक्स से जो रेवेन्यू आएगा उसे केंद्र और राज्य में बांट दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 269A है। उसके बाद आर्टिकल 279A भी जोड़ा गया है जिसमें GST के गठन की बात की गई, GST काउंसिल के गठन की बात की गई है, ठीक है। और आर्टिकल 268A हटा दिया गया है, ऑलरेडी आपको बताया था, जिसे 88वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था, अब इसे हटा दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 246A भी जोड़ा गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो कि GST से संबंधित हैं उन पर अब केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और आर्टिकल 248 में थोड़ा बहुत बदलाव भी किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो GST से संबंधित जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्य दोनों में निहित हो जाएंगी। पहले तो आप जानते थे कि जो अवशिष्ट शक्तियां उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है केवल, लेकिन ऐसी अवशिष्ट शक्तियां जो GST से संबंधित हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को मिल जाएगा। तो ये था आपका GST। तो होप आपको केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम वित्त आयोग की चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आर्टिकल 280 बहुत ही महत्वपूर्ण है, फाइनेंस कमीशन। ये लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे हैं, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।